नमस्कार दोस्तों। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। इसरो के इस उपलब्धि ने भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम को एक नया आयाम दिया है। दुनिया ने देख लिया है कि अंतरिक्ष में भी भारत की ताकत का हाल फिलहाल में अभी कोई तोड़ नहीं है। बहरहाल चंद्रयान 3 तो भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा का एक ट्रेलर था। अभी इसरो आगे कई और मिशन के लिए काम कर रहा है, जिसमें 2 सितंबर को लॉन्च किया गया आदित्य L1, इसके बाद गगनयान, मंगलयान 2 और फिर शुक्रयान आदि प्रमुख है। दोस्तों, इसरो के आदित्य L1 मिशन सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभाव और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए यह पहला भारतीय मिशन होगा। इससे पहले अब तक सूर्य के अध्ययन के लिए कुल 22 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इत्यादि शामिल हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। आदित्य L1 के बाद इसरो गगनयान लॉन्च कर सकता है। गगनयान भारतीय मानव युक्त अंतरिक्षयान होगा। यह अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है, जिसे डेवलप्ड वर्जन ऑफ डॉकिंग कैपेसिटी से लैस किया गया है। अपनी पहली मानव युक्त मिशन में यह 3.60 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर या 250 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसके बाद इसरो मंगलयान 2 लॉन्च करेगा, जिसका मकसद मंगल पर जीवन की संभावनाओं को तलाशना होगा। मंगलयान 2 दरअसल मंगलयान 1 का ही एक अगला चरण है, जिसके तहत यान की विफलता के लिए जिम्मेदार सीमाओं को और सुधारा गया है। दरअसल मंगलयान 1 कुछ आकाशीय घटनाओं के कारण अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहा था। साल 2022 में इसरो ने बयान जारी कर बताया कि मार्स ऑर्बिटर से उनका संपर्क टूट गया है। इसके पीछे की वजह में उन्होंने बताया कि मंगल पर ग्रहण जैसी कई खगोलीय घटनाओं के लिहाज से मॉम या मार्स ऑर्बिटर मॉड्यूल को डिजाइन नहीं किया गया था। कई बार यह 77 घंटे लंबे ग्रहण की भी घटनाएं मंगल ग्रह पर हुई, जिसके कारण MOM का प्रोपल्सन मॉड्यूल ने काम करना बंद कर दिया और इसरो मंगलयान 1 से संपर्क खो दिया। मंगलयान 1 के बाद इसरो शुक्र पर भी जाने की तैयारी कर रहा है। इस स्पेस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन की। जानेंगे कि आखिर इसके पीछे इसरो का क्या उद्देश्य है और भारत का पहला सोलर मिशन दुनिया भर के देशों की अंतरिक्ष की अंधी दौड़ को कैसे प्रभावित करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष आधारित इस भारतीय मिशन में अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के चारों ओर सूर्य के हेलो ऑर्बिट में रखा गया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने में प्रमुख लाभ होगा। इससे रियल टाइम में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में 7 अलग अलग हाईटेक पेलोड्स लगे हुए हैं, जिनसे सूर्य की अलग अलग परतों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जा सकेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर की मदद से आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 के 4 पेलोड सूर्य का प्रत्यक्ष व्यू देंगे। बाकी के 3 लाग्रांजियन पॉइंट 1 के आसपास मौजूद पार्टिकल्स की सटीक पोजीशन और उस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। बताया जा रहा है कि आदित्य L1 में लगे पेलोड्स कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लेयर और प्री फ्लेयर एक्टिविटीज और उनकी विशेषताओं समेत अंतरिक्ष मौसम की गतिकी, कणों के संरक्षण और अंतर्ग्रही माध्यमों में मौजूद तमाम अलग तरह के भौतिक क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी मुहैया कराएंगे। दोस्तों, आदित्य L1 की पूरी साइंस को समझने के लिए सबसे पहले हम उन टर्म्स को समझेंगे जो इसके लॉन्चिंग के समय हमें सुनने को मिले थे। ये टर्म्स हैं लैग्रेंजियन पॉइंट L1, हेलो ऑर्बिट, कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि लैग्रेंजियन पॉइंट 1 या L1 क्या है। लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा बिंदु होता है जो बैलेंस बनाने के काम आता है। इसे साम्यावस्था बिंदु भी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पार्टिकल लैग्रांजियन पॉइंट पर होता है तो वह अपने आसपास मौजूद ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लैग्रेंजियन पॉइंट किन्हीं 2 ग्रहों के बीच उपस्थित एक ऐसा बिंदु होगा जहां दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव शून्य हो जाता है। मतलब जहां न तो पहला ग्रह किसी पार्टिकल को अपनी ओर खींच पाएगा,
न ही दूसरा ग्रह उस पार्टिकल को अपनी ओर खींच पाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो वहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है। परिणाम यह होता है कि पॉइंट पर स्थित वह पार्टिकल तैरता हुआ नजर आता है और इसी जगह को बोलते हैं लैग्रैन्जियन पॉइंट 1 या L1। किन्हीं दो ग्रेविटेशनल सिस्टम वाले प्लैनेट्स के इर्द गिर्द कई सारे लैग्रैन्जियन पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आप इस तस्वीर पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि धरती और सूर्य के इर्द गिर्द लगभग 5 लैग्रैन्जियन पॉइंट्स को प्रदर्शित किया गया है। इसमें पॉइंट L1 भी है जो आप देखेंगे कि सूर्य और धरती के बीच में पड़ रहा है और यहीं पर आदित्य L1 को स्थापित किया गया है। इसका एक कारण यह भी है कि बाकी के चारों पॉइंट्स सूर्य से अत्यधिक दूरी पर हैं, जबकि पॉइंट L1 धरती और सूर्य के बीच में स्थित है और यहां पर एक हैलो ऑर्बिट बन रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण की दशा में आदित्य L1 को अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बात और बता दें कि लैग्रैन्जियन पॉइंट 18वीं शताब्दी के दौरान एक इटालियन गणितज्ञ जोसेफ लुइस लाग्रांज द्वारा खोजा गया था और इसीलिए उनके सम्मान स्वरूप ब्रह्मांड में खोजे गए ऐसे बिंदुओं को लाग्रांज पॉइंट नाम दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर हैलो ऑर्बिट क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि लाग्रांज पॉइंट ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो अंतरिक्षीय पिंडों वाले ग्रेविटेशनल सिस्टम के बीच स्थित एक बिंदु होता है जहां सिस्टम के दोनों ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है। ऐसे में अगर उस बिंदु पर कोई पार्टिकल रखा जाए तो वह तैरता हुआ दिखता है। वैज्ञानिक भाषा में समझे तो अब चूंकि इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो अब यह पार्टिकल एक वलयाकार रास्ते पर गति करने लगता है और यही जो रास्ता होता है जिसके अंतर्गत वह पार्टिकल तैरता हुआ दिखाई देता है, यही पूरा रास्ता हैलो ऑर्बिट कहलाता है। अब हम समझेंगे कोरोना, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के बारे में। ये तीनों टर्म्स दरअसल सूर्य से जुड़े हुए हैं। दरअसल सूर्य का वातावरण कई परतों से मिलकर बना हुआ है। सूर्य के सबसे बाहरी आवरण को कोरोना नाम दिया गया है। इसी कोरोना के नीचे की परत क्रोमोस्फीयर कहलाती है और सबसे अंदरूनी परत को फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। फोटोस्फीयर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फोटान और स्फीयर। यहाँ फोटान का मतलब है प्रकाश और स्फीयर माने गोला। इस तरह फोटोस्फीयर को प्रकाश का गोला भी कहा जा सकता है। इसी प्रकाश को सूर्योदय के समय धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट तक का समय लगता है। फोटोस्फीयर का तापमान 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि लगभग 6,125 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। वहीं शीर्ष पर 7,460 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 4,125 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, का फोटोस्फीयर तापमान सूर्य के केंद्र के तापमान की तुलना में काफी ठंडा होता है। नासा के मुताबिक सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूर्य का फोटोस्फीयर लगभग 500 किलोमीटर मोटा होता है, जो सूर्य की 7 लाख किलोमीटर रेडियस की तुलना में काफी पतला है। फोटोस्फीयर ही सौर ज्वालाओं या अंग्रेजी में कहें तो सोलर फ्लेयर्स का भी स्रोत होता है। सोलर फ्लेयर्स आग की लपटें होती हैं जो सूर्य की सतह से सैकड़ों हजारों मील ऊपर तक फैली होती हैं। सौर ज्वालाएं एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेडियो तरंगों के विस्फोट उत्पन्न करती हैं। आदित्य L1 इन सोलर फ्लेयर्स को भी एक्सप्लोर करेगा। अब बात करते हैं कि सूर्य के बीच वाली परत या क्रोमोस्फीयर या हिंदी में कहें तो वर्णमंडल की। दरअसल अत्यधिक गर्म हाइड्रोजन के जलने पर क्रोमोस्फीयर एक लाल चमक उत्सर्जित करता है, लेकिन लाल रिम केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। अन्य मौसम में क्रोमोस्फीयर से प्रकाश आमतौर पर इतना कमजोर होता है कि उसे चमकीले फोटोस्फीयर की वजह से नहीं देखा जा सकता। क्रोमोस्फीयर सूर्य के आंतरिक भाग से उसकी सबसे बाहरी परत कोरोना तक गर्मी का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सौर वैज्ञानिक जुनेवी झाओ ने अपने एक लेख में कहा कि हम कुछ प्रकार की सौर भूकंपीय तरंगों को निचले वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हुए देखते हैं, जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, और वहां से ये कोरोना में प्रवेश करते हैं। उनके एक बयान में आगे यह भी कहा गया कि सन स्पॉट से तरंगों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। यह शोध हमें उन तरंगों को देखने के लिए नया दृष्टिकोण देता है जो वायुमंडल की ऊर्जा में योगदान कर सकती हैं। अब जानते हैं कि कोरोना क्या होता है। क्रोमोस्फीयर की तरह ही कोरोना को भी केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण वाले दिन ही देखा जा सकता है। कोरोना सफेद स्ट्रीमर या आयनित गैसों के ढेर के रूप में दिखाई देता है जो अंतरिक्ष में बाहर की ओर बह रही होती हैं। सूर्य के कोरोना क्षेत्र का तापमान 3.5 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट या 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
जैसे ही गैसें ठंडी होती हैं वे सोलर विंड्स या सौर हवा बन जाती हैं। अत्यधिक आयनिक गैसों के ठंडा होने से सौर तूफान भी आ सकता है, जो घटना अंतरिक्ष में अक्सर देखने को मिलती रहती है। फोटोस्फीयर की तुलना में कोरोना 300 गुना बड़ा होता है। सूर्य के केंद्र से इतनी ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी कोरोना एक रहस्य जैसा बना हुआ था, लेकिन ज्यादा दिनों तक यह रहस्य न रह सका। कोरोना के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए अध्ययनों में कई तथ्य सामने आए। वाशिंगटन डीसी स्थित कैथोलिक यूनिवर्सिटी के एक स्पेस साइंटिस्ट जेफ ब्रेसियस और मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा की गोडार्ड स्पेस फ्लाइट केंद्र में अपने संयुक्त बयान में कहा गया कि अक्सर जब चीजें किसी गर्म वस्तु से दूर होती है तो वह ठंडी होती है, लेकिन कोरोना के मामले में उसके इतने ज्यादा तापमान के लिए जिम्मेदार कारक छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। इन विस्फोटों को नैनो फ्लेयर्स कहा जाता है। ये नैनो फ्लेयर्स क्रोमोस्फीयर से निकलते हैं और बाद में कोरोना में पहुंचकर उसका तापमान बढ़ा देते हैं, जिसके कारण यह लगातार गर्म होता रहता है। इस तरह के लगातार विस्फोटों के परिणाम स्वरूप सूर्य के सबसे बाहरी आवरण यानी कोरोना का तापमान 18 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर बना रहता है। इसी बयान में आगे बताया गया कि एक नैनो फ्लेयर के 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर की उष्मा निकलती है और यह सारी उष्मा कोरोना को स्थानांतरित कर दी जाती है। यही प्रमुख वजह है कि सूर्य की केंद्र से पर्याप्त दूरी होने के बावजूद भी कोरोना का तापमान लगातार उच्च बना रहता है। आखिर में जानेंगे कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। दोस्तों, सूर्य से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती रहती है। इस रेडिएशन का दायरा सूर्य के इर्द गिर्द काफी विस्तृत क्षेत्र में होता है। जिस समय कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा होता है उस दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कोरोना प्लाज्मा का स्थानांतरण सूर्य के हेलियोस्फीयर में हो जाता है। यही प्रक्रिया है जिसके तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कोरोना प्लाज्मा सूर्य के हेलियोस्फीयर में ट्रांसफर होता है। कोरोनल मास इजेक्शन इसी घटना को कहते हैं। बहरहाल, इसरो ने आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अब यह लगभग 125 दिनों के आसपास लाग्रांजियन पॉइंट L1 पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद यह लगातार 5 सालों तक क्रियाशील रहेगा और सूर्य के वातावरण की जानकारी धरती तक भेजता रहेगा। इसी वजह से आदित्य L1 को एक सोलर ऑब्जर्वेटरी का भी नाम दिया गया है। पॉइंट L1 से आदित्य L1 सूर्य को लगातार ऑब्जर्व करता रहेगा। आदित्य L1 के बाद अब इसरो के अगले मिशन गगनयान, मंगलयान 2 और शुक्रयान होंगे, जो अंतरिक्ष में भारतीय प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ेंगे।